शुभ संध्या मित्रों। आज हम लेकर आए हैं एक नई पाठ के दौरान। पाठ है आज का हिंदी ग्रामर और उसके साथ साथ हिंदी शिक्षण की विधियाँ के ऊपर। अगर प्रश्न मंच आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी भूलना नहीं है। तो चलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं आज की हम पहला प्रश्न पर। बच्चे के अंदर गद्य शिक्षण के प्रति स्वाध्याय को विकसित करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन में है अर्थकथन विधि, दूसरा है व्याख्या विधि, तीसरा है समीक्षा विधि, चौथा है संयुक्त विधि। इसका सही आंसर है समीक्षा विधि। तो समझ में आ गया होगा कि बच्चे के अंदर में गद्य शिक्षण के प्रति स्वाध्याय को विकसित करने के लिए हम समीक्षा विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि को अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है? ऑप्शन में है अर्थकथन विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है समीक्षा विधि या चौथा है संयुक्त विधि। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गद्य शिक्षण की कौन सी विधि को अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है? इसका सही आंसर है अर्थकथन विधि को अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन में है सचिन को कोई नहीं हरा पाया, निषेधार्थक वाक्य। ये नहीं तो है तो इसलिए निषेधार्थक वाक्य है। ये प्रश्न पूछा है किंतु कौन सा सही नहीं है, ये तो ये राइट है, ठीक है। दूसरा है कभी कभी मैच देखा करो। यहाँ पे इच्छार्थक वाक्य लिखा गया है, बाकी देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट है शायद आज वर्षा होगी, ये तो संदेह किया जा रहा है तो संदेहार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता है, ये भी विधानवाचक वाक्य है। मतलब 3 वाक्य सही है, एक गलत है। जो एक गलत है वही आंसर है हमारा बी नंबर का है, कभी कभी मैच देखा करो, इच्छार्थक वाक्य है, ये गलत है। नेक्स्ट, शिक्षक कक्षा में विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे विलोम शब्द की जोड़ी इस प्रकार लिखे हैं तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन में है विपत्ति संपत्ति, उत्तम अधम, उदार अनुदार या कारण साधन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विलोम शब्द का जोड़ी लिखें, कौन सा जोड़ी गलत है? तो विपत्ति का संपत्ति होता है, उत्तम का अधम होता है, उदार का अनुदार होता है, लेकिन करण का साधन होता नहीं है, क्योंकि करण और साधन ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमारा आंसर है करण और साधन। नेक्स्ट, आशातीत कौन सा समास है? आशातीत कौन सा समास है? ऑप्शन में है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे पूछा गया कि आशातीत कौन सा समास है? इसका सही आंसर है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष किस लिए कैसे हुआ? क्योंकि आशा से अतीत, मतलब ये है अलग हो रहा है आशा से, तो ये अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? अपादान का मतलब होता है अलग होना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अध्यापक छात्रों को पर्यायवाची शब्द का प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रकार जवाब देते हैं, तो कौन सा जवाब गलत है? ऑप्शन में है हाथी मतंग, ध्यान से देखिए। दूसरा है पर्वतशैल, तीसरा है दिन दिवस, चौथा है समुद्र बारिधि। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो छोटी सी जो मिस्टेक है उसको हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको देखिए ठीक से। हाथी का अर्थ मतंग होता है, मतंग को भी हाथी बोलते हैं, पर्वत को भी शैल बोला जाता है, समुद्र को वारिधि भी बोला जाता है, लेकिन दिन जो होता है दिवस, दिन का दिवस होता है, लेकिन छोटी मात्रा में दिन जो होता है वो दिवस है। यहाँ पे दिन बड़ी मात्रा है, इसलिए दिन दिवस जो है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की जो ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कविता पाठ के माध्यम से बच्चों की क्या विकसित होगी? ऑप्शन में है सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति की भावना,
या रागात्मकता का संसार या उपयुक्त सभी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कविता पाठ के माध्यम से बच्चों की क्या विकसित होगी। तो बच्चों को तीनों की विकसित होगी, जो कि संवेदनानुभूति, रसानुभूति की भावना, रागात्मकता का संसार, ये तीनों विकसित होगा। इसलिए हमारा सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, देशाटन कौन सा समास है। ऑप्शन में है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। यहीं पे हमारा सही आंसर है अधिकरण तत्पुरुष। देश में अटन मतलब देश के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, संधि का कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है गायक आदि संधि, इत्यादि यण संधि, सहदेव गुण स्वर संधि या मोहसत वृद्धि स्वर संधि। इसका सही जवाब है सहदेव गुण स्वर संधि। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़िए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न पूछा गया, उसका आंसर किस प्रकार का हो रहा है। इसलिए एग्ज़ाम में अगर तुम लोग CBT देने के लिए जाओगे तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक व्यवहार हुई है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक का व्यवहार हुआ है। ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। जो वाक्य है वाक्य को ठीक तरह से समझिए कि हिमालय से गंगा निकलती मतलब हिमालय से गंगा बाहर हो रही है, इसलिए जहाँ पे अलग होने का भावना होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो हमारा सही आंसर है अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न, संसार में प्रभु को पूजा करते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या है। ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। आपका कमेंट सही है या गलत है हम देखना चाहते हैं, बस यही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बच्चे को अर्थ के आधार पर लिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, लिंग निरूपण करने के लिए कौन सा नियम सही नहीं होगा। ऑप्शन में है आकरण में या जोड़कर, या शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, या शब्दांत अक को आका बनाकर, या शब्दांत मान को मति बनाकर। देखिए यहाँ पे लिंग निरूपण का नियम के बारे में बताएं। आकरण में या जोड़ता है तो लिंग परिवर्तन होता है, शब्दों के अंत में आइन जोड़ता है जैसे पंडित से पंडितैन होता है, यही भी हमारा लिंग परिवर्तन होता है। सिर बुद्धिमान से बुद्धिमती होता है, ये भी हमारा लिंग परिवर्तन होता है। लेकिन शब्दांत तो अक को आका बनाकर ये लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अगर वहाँ पे आका के जगह पर अगर इका होता, जैसे अक लेखक प्लस इका यानी लेखिका अगर होता तो ये सही होता। तो हमारा सही आंसर है शब्दांत अक को आका बनाकर, ये हमारा नियम सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 3-4 आदमी आज काम पर जाएंगे, इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन में है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे प्रश्नों को ठीक तरह से समझिए। 3-4 आदमी आज काम पर जाएंगे, 3-4 आदमी मतलब मालूम नहीं है कितना आदमी है, इसलिए हमारा जो संख्यावाचक है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हमारा सही आंसर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया या समापिका क्रिया। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया मतलब जो 2 कर्म होता है, यहाँ पे 2 कर्म है, तो हमारा सही आंसर है द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, देशवासी में कौन सा समास है।
ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। हमारा सही आंसर होता है संबंध तत्पुरुष, यानी देश का वासी देशवासी होता है, इसलिए संबंध की भावना होने के कारण ये संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये कौन से प्रकार की वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये मिश्र वाक्य है, तो हमारा सही आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, आप अपने छात्रों को वर्ण के स्थान में परिवर्तन के बारे में सिखा रहे हैं, तो आप कौन सा शब्द को शुद्ध बताएंगे? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 किस प्रकार का है, ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 3 देखिए और ऑप्शन 4 देखिए। तो आपके हिसाब से ये कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारे हिसाब से ये आंसर सही है, 3 नंबर का है आदर्श। नेक्स्ट है, आप अपने छात्रों को शुद्ध उच्चारण सिखा रहे हैं, आपके सामने ये समस्या आ रहा है, तो बच्चों को कौन सा सही बताएंगे? देखिए प्रश्न को ठीक से, प्रश्न में जिस प्रकार बताया गया है, ऑप्शन में है पहला है प्रहलाद, ख में है प्रहलाद, तीसरा में है पुत्र और चौथा में है पुत्र। उसका सब ऑप्शन है इस प्रकार है, पहला में है का गलत और ग सही, दूसरा में है का गलत और घ सही, तीसरा में है ख सही और ग गलत और चौथा में है ख सही और घ सही। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न जो पूछा गया है, शुद्ध उच्चारण सिखा रहे हैं, तो कौन सा शब्द सही होगा? तो हमारा सही आंसर है चौथा वाला जो है ख सही और घ सही, मतलब प्रहलाद और पुत्र, ये दोनों सही होता है। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को प्रणर्थक क्रिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, खा शब्द का द्वितीय प्रणर्थक क्रिया क्या लिखेंगे? ऑप्शन में है खाना, दूसरा है खिलाना, तीसरा है खिलवाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। खा का प्रथम प्रणर्थक क्रिया होता है खाना और खिलाना दोनों होता है, द्वितीय प्रणर्थक क्रिया होता है वो खिलवाना, तो हमारा सही आंसर है खिलवाना। खा का द्वितीय प्रणर्थक क्रिया है खिलवाना। नेक्स्ट, तिलसीकृत कौन सी समास है? ऑप्शन में है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए तुलसीकृत का अगर समास विग्रह किया जाए तो तुलसी द्वारा जो रचना हुई है, यानी तुलसी द्वारा जो कृत हुआ है, तो इसका सही आंसर होता है हमारा करण तत्पुरुष, यानी तुलसी द्वारा कृत यह करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट, प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को कविता सिखाने के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी है? देखिए यहाँ पे प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को कविता सिखाने के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी है? ऑप्शन है व्याख्या विधि, गीत विधि या शब्दार्थ कथन विधि या व्यास विधि। तो प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को कविता सिखाने के लिए गीत विधि ही सर्वोत्कृष्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक कक्षा में अध्यापक गीत विधि के माध्यम से शिक्षादान करना चाहते हैं, कौन सा नियम को प्रमुख देंगे? ऑप्शन में है बाल गीत का चुनाव करेंगे या बाल गीत सरल तुकबंदियाँ होना चाहिए या वाक्य छोटे छोटे और सरल भाषा होना चाहिए या उपयुक्त सभी। यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभिक कक्षा में अध्यापक गीत विधि के माध्यम से शिक्षादान करना चाहते हैं, तो कौन सा नियम को प्रमुख देंगे? ये जो तीनों नियम है, तीनों नियम को ही प्रमुख देंगे, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, छोटी कक्षा में बच्चों के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी? ऑप्शन में है गीत विधि, दूसरा है समीक्षा विधि, तीसरा है अभिनय विधि या चौथा है व्याख्या विधि। तो पूछा गया है छोटी कक्षा में बच्चों के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है?
कौन सी विधि के द्वारा छोटी कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा होता है अभिनय विधि। तो अभिनय विधि के माध्यम से हम छोटे बच्चों के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अध्यापक स्कूल में कविता के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु क्या क्या प्रोग्राम कर सकता है? ऑप्शन में है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, या कवि जयंती, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे बोला गया कि अध्यापक स्कूल में कविता के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु कौन कौन सा प्रोग्राम अगर करेंगे तो कविता के प्रति बच्चे रुचि प्रकट करेंगे। तो ये तीन जो है, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता है, कविता पाठ प्रतियोगिता है, कवि जयंती है, ये तीनों को हम ले सकते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से गद्य शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, मौन वाचन में निपुण करना, लिपि का ज्ञान न होना, या मुहावरे के भंडार में वृद्धि करना। पूछा गया है गद्य शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना एक गद्य शिक्षण का उद्देश्य है, मौन वाचन में निपुण करना ये भी गद्य शिक्षण का उद्देश्य है, मुहावरे के भंडार में वृद्धि करना ये भी गद्य शिक्षण के उद्देश्य है, परंतु लिपि का ज्ञान न होना ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर है लिपि का ज्ञान न होना। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछकर कौन सी विधि में नवीन ज्ञान की तरफ ले जा सकता है? ऑप्शन में है अर्थकथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, या समीक्षा विधि। जब हम टीचिंग करते हैं तब उसी समय हम कौन सा विधि को उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान को पदार्पण कर सकते हैं? तो हमारा सही आंसर होता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम नवीन ज्ञान का ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर की विधि के माध्यम से हम नवीन ज्ञान की ओर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, औपचारिक व्याकरण की शिक्षा कौन सी कक्षा के पहले नहीं देना चाहिए? ऑप्शन में है 8वीं से पहले, 10वीं से पहले, 6ठे से पहले, या 12वीं से पहले। तो पहले ये समझना है कि औपचारिक व्याकरण होता क्या है। तो औपचारिक व्याकरण होता है जैसे हमारा निगमन प्रणाली है। निगमन प्रणाली औपचारिक व्याकरण की दृष्टि से होता है, जैसे कि नियम से उदाहरण की ओर जाना, ये होता है हमारा निगमन प्रणाली। तो औपचारिक व्याकरण भी उसी प्रकार का है। तो पहले औपचारिक व्याकरण की शिक्षा कौन सी कक्षा के पहले नहीं देना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन होता है 6ठी से पहले हम औपचारिक व्याकरण की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ये है आपके सामने, निम्न में दिया गया कौन सा प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन में है आगमन प्रणाली, या निगमन प्रणाली, या सूत्र प्रणाली, या पुस्तक प्रणाली। तो सब ऑप्शन है क ख ग, या ख ग घ, या क ग घ, या क ख घ। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है। तो तीन ऑप्शन अगर दिया गया है, एक प्रश्न से तीन ऑप्शन दिया गया है, तो 3 प्रणाली ही अमनोवैज्ञानिक है, जो कि निगमन प्रणाली को अमनोवैज्ञानिक कहा जाता है, सूत्र प्रणाली को कहा जाता है, और पुस्तक प्रणाली को ही कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर है ख ग घ, यानी 2 नंबर का आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक व्याकरण पढ़ाते समय कौन सा प्रणाली को सभी स्तरों में पढ़ा सकते हैं? मतलब कौन सा प्रणाली को हम सभी स्तरों में पढ़ा सकते हैं व्याकरण पढ़ाते समय? तो प्रश्न ऑप्शन में है निगमन, सूत्र प्रणाली, पुस्तक प्रणाली, या आगमन प्रणाली। तो ये हमारा सही आंसर होता है आगमन प्रणाली के द्वारा ही हम सभी स्तरों पर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षण को सरस व प्रभावशाली बनाने के लिए
कौन सी मार्ग को अपनाना नहीं चाहेंगे। प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसका आंसर चुनना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा है अमूर्त से मूर्त की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है अनुभव से तर्क की ओर। तो कौन सा मार्ग अपनाना नहीं चाहेंगे, तो हमारा 2 नंबर का जो ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, यही हम नहीं चाहेंगे। ये हमारा सही आंसर है, अमूर्त से मूर्त की ओर। आज के लिए इतना था। अगर वीडियो का क्वेश्चन वगैरह अच्छा है तो सबको सब लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ये तो बनता है, क्योंकि जो परिश्रम होता है उस परिश्रम का भी फल मिलना ही चाहिए आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।